सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और आप सबका स्वागत है स्टेप अप एकेडमी में। आज आप ये जो वीडियो देखने आए हैं वो है इन टेक्स्ट सॉल्यूशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है बच्चों, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें 11th में हेल्प करने वाली है। लेकिन अब क्या है कि बुक के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, क्लास टीचर सॉल्व करवाती नहीं है, तो मैं उसके सबके सॉल्यूशंस लेके आई हूँ। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनको समझना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है पेज नंबर 115 से। हो सकता है कि आपकी बुक में वो पेज नंबर कुछ और हो, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन का, फोर्स का अमाउंट दिया हुआ है और वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स लग रहा है और एक डिस्टेंस कवर हो रही है, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज किया जा रहा है। Now let us take it that the force act on the object through the displacement. What is the work done in this case? अब इस क्वेश्चन को बच्चों जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वर्क डन क्या है। तो वर्क डन क्या होता है? जब भी किसी चीज़ पे फोर्स लगाओ और वो डिस्प्लेस होती है तो उसमें हम कहते हैं कि यहाँ पर वर्क डन हुआ है। इसलिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है W = F × S। ये फॉर्मूला बस तुम्हें इस क्वेश्चन में लगाना है। अब यहाँ पे F है फोर्स और S है डिस्प्लेसमेंट। देखिए दोनों की वैल्यू दी हुई है। फोर्स दिया हुआ है 7 न्यूटन और आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 8 मीटर्स। ठीक है, सो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। तो 56 आपका आंसर आ रहा है। अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो वर्क की यूनिट होती है जूल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जूल। तो 56 जूल जो है वो टोटल वर्क डन इस केस में हुआ है। अब यहाँ पे मैंने आपको फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया, लेकिन अब लिखने का भी एक तरीका होता है जो कि आपको याद रखना है बच्चों। तो देखो इस तरह से आप आंसर की राइटिंग कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू वी से दैट वर्क इज डन? हम कब कहते हैं कि वर्क डन हुआ है? सो व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स or in the direction opposite to the force, then we say that the work is done on object. ठीक है, सो यहाँ पे यही डेफिनेशन आपको देनी है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि वर्क जो होता है वो 3 तरीके का होता है। एक है ज़ीरो वर्क, एक होता है पॉजिटिव वर्क और एक होता है नेगेटिव वर्क। ज़ीरो वर्क का मतलब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो। जैसे कि अगर कोई कुली अपने सर पे सामान रखा हुआ है तो फोर्स परपेंडिकुलर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड हो रहा है, इसलिए हम उस केस में कहेंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है दोनों में, इसलिए आपका जो वर्क डन है वो 0 है। और फिर होता है पॉजिटिव वर्क, मतलब आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो पॉजिटिव वर्क है। नेगेटिव वर्क मतलब कि फोर्स कहीं और लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। जैसे कुएं में से पानी निकालने के लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो ऊपर बाल्टी जाती जाती है और फोर्स नीचे लगता है, इसलिए यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इसलिए ये वर्क नेगेटिव वर्क होता है। आज आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है, इसमें आपको वर्क डन का एक एक्सप्रेशन लिख के बताना है। तो एक्सप्रेशन बच्चों वही वाला लिखना है। कौन सा वाला? वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या फिर आप इसे F × D भी लिख सकते हो। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। क्लियर है बच्चे? चलो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है? अब देखो वर्क मतलब हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो 1 जूल का वर्क कब होगा, मतलब इसकी वैल्यू 1 कब आएगी? जब मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, उस केस में मैं कहूंगी कि वर्क जो है वो 1 जूल है। ठीक है, सो व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन causes a displacement of 1 meter in its own direction, the work is said to be 1 जूल। तो जब आप फोर्स लगाते हो 1 न्यूटन का और इससे डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होता है फोर्स की डायरेक्शन में ही, तो हम इसे कहते हैं कि यहाँ पर वर्क जो है वो 1 जूल हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे और एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन 5th नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी देख लेना। 116 पेज नंबर पर है ये क्वेश्चन। अ पेयर ऑफ blocks exert a force of 140 Newton on a plug. The field being plugged is देखो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, is 15 मीटर लॉन्ग। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लॉगिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड? अब देखिए हम क्या, एक जो पेयर है
ठीक है, बड़े बड़े बैलों का जो पेयर है वो 140 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं एक प्लग पे, और ये जो फील्ड है पूरी, ठीक है, जिसमें खेती होती है, वो पूरी 15 मीटर लॉन्ग है जो कि प्लॉग्ड हो जाती है। तो वर्क डन पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे बच्चों आपको सब कुछ दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्योंकि वर्क डन पूछा है, हाउ मच वर्क इज डन, सिंपल ये पूछा है आपसे, मतलब कि आपको बस यही करना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देना है। तो फोर्स क्या है आपको दिख ही रहा है कि भाई 140 न्यूटन का दोनों बैल अपनी गाड़ी पर फोर्स लगा रहे हैं, और उनकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो देखिए फील्ड कितनी थी, 15 मीटर की लॉन्ग थी, जो कि पूरी तरीके से खुदाई कर दी गई उन दोनों बैलों के द्वारा। इसका मतलब कि दोनों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, 15 मीटर। तो 140 × 15 हम कर देंगे इसमें, तो 2100 जूल जो है ये वर्क डन की आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। चलो अब आगे आते हैं, और 119 पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी तो भाई एनर्जी है ना, तो जिसके कारण आप कोई भी चीज़ को कर पाते हो, काम कर पाते हो, वो आपकी एनर्जी कहलाती है। ठीक है, सो कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी का एक और आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को क्या कहोगे, कि एनर्जी को काइनेटिक कब कहा जाता है। तो जिस भी एनर्जी में मोशन इंक्लूड होता है, जिसके कारण मोशन होता है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको डिफाइन करना है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन को दिखाती है, मोशन जिसके कारण हो रहा है या मोशन हो रहा है, तो वो एनर्जी उसमें इंक्लूड कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। बस दैट्स इट। ये एक लाइन याद कर लो, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय और अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज राइट एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन, अगर आप इसका डेरिवेशन देखना चाहते हो तो वो हमने ऑलरेडी वीडियो में बनाया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी वाले वीडियो में ज़रूर देख लेना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको एक एक्सप्रेशन लिख के बताना है। तो हाफ mv² जो है ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, जहाँ पर आपका m है मास और v है वेलोसिटी। और इस रिलेशन से हमें समझ में आता है कि अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि v की पावर 2 है यहाँ। ठीक है, चल नाउ next question is the kinetic energy of an object of mass and moving with the velocity of 5 meter per second is 25 जूल। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 25 जूल काइनेटिक एनर्जी दी हुई है और वेलोसिटी दी हुई है ऑब्जेक्ट की 5 मीटर पर सेकेंड। What will be its kinetic energy when its velocity double and what will be the kinetic energy when the velocity is increased 3 times। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो है अगर की वेलोसिटी अगर जो है किसी चीज़ की वो 2 गुना कर दोगे तो 4 गुना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। लेकिन कितनी, ये अमाउंट निकाल के आपको बताना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, मास इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको कितना, नहीं मास तो नहीं दिया हुआ है, इसके अलावा आपको वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड और काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 25 जूल। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मास निकाल लेंगे। बहुत आसान है, सब भाई मास अगर पता होगा तभी तो हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ना। तो देखिए आपको पता है कि 25 इक्वल्स टू हाफ mv², ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो हाफ m और v² मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 10। तो हो जाएगा हाफ m इंटू 25। ठीक है, तो ये 25 से ये 25 कैंसिल हो गया और मास आपका कितना आ जाएगा 2 kg, क्योंकि ये 2 यहाँ चला जाएगा तो 2 kg मास आपका सामने आ गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपसे पहला पूछा था कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी इफ द वेलोसिटी इज डबल। अब मैंने वेलोसिटी डबल कर दी है, ठीक है, पहले 5 थी और अब मैंने उसको डबल कर दिया, तो 5 × 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो इस केस में आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, हाफ mv² ही रखेंगे। अब भाई मास अगर आपका 2 kg है तो मास तो कभी चेंज नहीं होगा, वो तो वही रहेगा, तो यहाँ पर भी 2 kg होगा। तो हाफ इंटू 2 इंटू v², और v की वैल्यू लेकिन नई वाली क्या है 10 है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर आप कर देंगे और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आंसर क्या है आप बताइएगा ज़रूर, और नहीं तो मैं अभी आपको आंसर बताती ही हूँ।
ठीक है। सेकेंड आपको ये बोला है कि जब आपकी वेलोसिटी जो है वो 3 गुना हो जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे, वेलोसिटी की वैल्यू है 15 मीटर पर सेकेंड और काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लेना हाफ इंटू 2 इंटू 15 का स्क्वायर। क्लियर है? इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और आपके आंसर आ जाएंगे। तो आंसर क्या क्या आया है मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ, आप एक बार प्रैक्टिस बच्चों इसको जरूर करना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 100 जूल आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी और सेकेंड जब आपने वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो इस केस में 225 जूल काइनेटिक एनर्जी आ रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम पेज नंबर 123 और वो ये है कि पावर क्या होती है। ठीक है, सो पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब एनर्जी इज कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, आप कितने कैपेबल हो काम करने के लिए, लेकिन किस रेट पर जब आप काम कर रहे हो, मतलब टाइम जब इसमें वर्क के साथ आ जाए तो वो कहलाती है पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। नाउ डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। अब भाई पावर की जो वैल्यू होती है वो होती है पावर की, या फिर फॉर्मूला अगर मैं आपको आपके शब्दों में बोलूँ तो P इक्वल्स जो होता है W/T। तो जब 1 सेकेंड में 1 जूल का वर्क डन किया जाता है तो उसे तब हमें कितनी पावर मिलती है, 1 वॉट पावर मिलती है। तो व्हेन वर्क ऑफ 1 जूल इज डन इन 1 सेकेंड द पावर इज सेट टू बी 1 वॉट। तो दिस इज द आंसर फॉर 1 वॉट ऑफ पावर। तो देखो बच्चों, कोई भी अगर आपको यूनिटी पावर या यूनिटी मतलब क्या होता है, जब 1 वैल्यू आ रही हो, तो जब यूनिटी पावर पूछा हो, यूनिटी एनर्जी पूछी हो, तो इसका मतलब कि आपको ये समझ जाना है कि यूनिटी वैल्यू कैसी आएगी, 1 वैल्यू कैसी आएगी। तो जो भी फॉर्मूले में जितने भी टर्म्स हैं उन सबका अमाउंट 1 होना चाहिए, तभी हमें यूनिटी वैल्यू मिलती है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स पावर। अब देखो लैम्प कितना कंज्यूम कर रहा है एनर्जी, 1000 जूल 10 सेकेंड्स में, तो आपको यहाँ पर पावर निकालनी है। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क कितना हो रहा है, तो 1000 जूल वर्क किया जा रहा है और ये जो टाइम है नीचे लिखा हुआ उसकी वैल्यू है 10 सेकेंड्स। बस इसे सॉल्व कर लीजिए तो 100 वॉट जो है यहाँ पे पावर का कंजम्पशन हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन, इसको आपने सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एवरेज पावर। अभी हमने बताया द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। नाउ व्हाट इज एवरेज पावर। अब जब एक ही फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें हैं, अब हर मशीन अपने अलग अलग तरीके से काम कर रही है एक निश्चित टाइम पर या अलग अलग टाइम इंटरवल पर, तो उनका जो एवरेज वैल्यू होगा, टोटल टाइम टोटल वर्क, उसे आप कहोगे एवरेज पावर। सो व्हेन अ मशीन और अ पर्सन डज डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क, अलग अलग अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं और यूजेस एनर्जी इन डिफरेंट टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, द रेशियो ऑफ बिटवीन द टोटल वर्क और एनर्जी कंज्यूम टू द टोटल टाइम इज एवरेज पावर। अगर मैं इसको अगर फॉर्मूले में लिखूं तो एवरेज पावर बच्चों होती है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, सो द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और वर्क की जगह आप एनर्जी भी लिख सकते हो, तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात की जा रही हो तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, मान लीजिए कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं 1 घंटे में 12 किलोमीटर चल सकती हूँ, कोई इंसान 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल सकता है। इस हिसाब से हर एक का टाइम अलग अलग है और हर एक का काम करने का रेट अलग अलग है, तो इस हिसाब से क्या होगा, एवरेज हमें उस केस में निकालना पड़ता है। ठीक है, तो द टोटल पावर, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज एवरेज पावर। पावर वर्क अपॉन टाइम ही होती है, लेकिन जब टोटल काम और टोटल टाइम आप निकालोगे तो उससे हमें रेशियो से क्या मिलेगी, एवरेज पावर मिलेगी। तो यहाँ पे ये कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे बच्चों आपकी बुक के। अब इसके बाद आपके चैप्टर के लास्ट में दिए हुए हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, तो उनका सॉल्यूशन करेंगे हम इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, उसे देखना मत भूलेगा। और अगर एक्सप्लेनेशन पार्ट देखना चाहते हैं तो सारे वीडियो इंडिविजुअली बने हुए हैं, जाकर के एक बार चेक कर लो। ऐसे ही सारे वीडियोस आपको सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे स्टेप अप एकेडमी पर, जिसको देखने के लिए आपको क्या करना है, स्टेप अप एकेडमी को बस सब्सक्राइब करना है। देखिए आपको समय समय पर मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, इवन हिंदी, संस्कृत, ये सारे वीडियो जो कि आपको बहुत कम चैनल प्रोवाइड कर रहे होंगे, वो सब कुछ स्टेप अप पर है। तो व्हाई डोंट यू चूज स्टेप अप एकेडमी, आज ही सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतने प्यार से वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।